हेलो दोस्तों, डीएलएड के द्वितीय वर्ष के समस्त अभ्यर्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आपकी जो थर्ड पेपर होने वाला है आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा का होगा, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो इस प्रकार है जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं। तो इसके लिए अभी सारगर्भित संक्षिप्त सामग्री आपके सामने है, जिसमें से आपके पेपर में अच्छे खासे प्रश्न पड़ते हैं। आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाओं पर पूर्णतः विश्लेषण के आधार पर यह है वीडियो है आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख प्रक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना है आपको। औद्योगिकरण एवं शिक्षा। औद्योगिकरण एवं शिक्षा में जैसे औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप, श्रम और बाजार के निर्माण में सार्वजनिक शिक्षा मास एजुकेशन की भूमिका। दूसरा है राष्ट्र राज्य राष्ट्रवाद एवं शिक्षा। तीसरा है लोकतंत्र एवं शिक्षा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो कुछ नोट्स आपको हस्तलिखित मिलेंगे और कुछ प्रिंटेड भी। विश्व में आधुनिकता लाने में जिम्मेदार प्रक्रिया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में औद्योगिकरण इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जीडीपी में उद्योगों का योगदान 25% है। फिर हमारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र एवं शिक्षा। तो यहाँ पर लोकतंत्र के गुण हैं जो आपके बड़े प्रश्न के रूप में आ सकता है, जिसके पॉइंट्स, हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। लोगों द्वारा शासकों का चुनाव करना लोकतंत्र का गुण है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र का गुण है। सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार है। शासन की जवाबदेही, सार्वजनिक जीवन में जनता की भागीदारी, नागरिक अधिकार व स्वतंत्रता का महत्व, क्षमता और लोकतंत्र, कानूनों और अल्पमतों की रक्षा करना। ये लोकतंत्र के कुछ गुण हो गए। बड़ा प्रश्न बनने की संभावनाएं इसमें है। फिर एक विद्वान है के जी सैयदेन। इसमें क्या कहते हैं विद्वान? सार्वजनिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग या समूह से नहीं, अपितु उसका संबंध देश की समस्त जनता से है। ये प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। इन्होंने सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा के बारे में कहा है कि सार्वजनिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग या समूह से नहीं, अपितु उसका संबंध देश की समस्त जनता से है। ये प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है। सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर आपके सामने कुछ प्रश्न है इस प्रकार। आधुनिक विश्व की पहचान बताइए। आधुनिक विश्व यानी मॉडर्न जमाना, मॉडर्न वर्ल्ड की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफाई है? आधुनिक विश्व की पहचान है तार्किकता और वैज्ञानिक सोच, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थॉट्स। ये आधुनिक विश्व की पहचान है। ये अंधविश्वास, धर्म और किसी भी प्रकार की सत्ता को मानने के विरुद्ध है आधुनिक विश्व। फिर विश्व में आधुनिकता लाने में कौन कौन सी प्रक्रियाओं का योगदान रहा है? तो विश्व में जो अभी आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, उसके पीछे भी कुछ प्रक्रियाएं रही हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति, राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की कुछ प्रक्रियाएं, लोकतंत्र आदि। फिर आधुनिक विद्यालयी शिक्षा किसकी देन है? आधुनिक स्कूल प्रणाली किसकी देन है? तो आधुनिक विद्यालयी शिक्षा औद्योगिकरण, लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों की देन है। आधुनिक विद्यालयी शिक्षा औद्योगिकरण, लोकतंत्र और राष्ट्र राज्यों की देन है। फिर है औद्योगिकृत समाजों में अधिकांश लोग किस रोजगार में कार्यरत होते हैं? औद्योगिकृत समाजों में अधिकांश लोग खेत खलिहानों की जगह कारखानों, दफ्तरों, दुकानों, उद्योग, इंडस्ट्रियल एरियो में काज करते हैं। उन औद्योगिक उत्पादनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग विद्यालय शिक्षा की मदद से संभव हुआ है। उन औद्योगिक उत्पादनों, प्रोडक्शन की सूची बनाइए जिनका उपयोग विद्यालय शिक्षा की मदद से संभव हुआ है। मैं इसमें हो जाएगा विद्यालय शिक्षा की मदद से निम्नलिखित औद्योगिक उत्पादनों का निर्माण संभव हुआ है। भवन निर्माण, पुस्तकें, कॉपी, लेखन सामग्री, यूनिफॉर्म, यातायात, विभिन्न तरह की सह शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर आदि। ये इनका औद्योगिक उत्पादन शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की मदद से संभव हुआ। फिर आपने औद्योगिकरण, आपके इन 3 प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा एवं औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? इसको स्पष्ट करना है आपको। तो डीएलएड 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। औद्योगिकरण में कामगारों में कुछ विशेष कुशलताओं की जरूरत होती है। शिक्षित कारीगर कारखानों में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से खोज पाते हैं। एजुकेशन प्राप्त कारखाने के कारीगर अगर कारखाने में कोई समस्या आ रही है तो उसका हल आसानी से खोज पाते हैं और नए आविष्कार कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों के विकास के लिए केवल मजदूरों की ही जरूरत नहीं है, बल्कि मैनेजर, इंजीनियर, लिपिक, लेखपाल, विपणन के विशेषज्ञ जैसे लोगों की भी जरूरत होती है। इनके लिए शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
क्योंकि शिक्षा के द्वारा उच्च तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्पादन प्रोडक्शन में वृद्धि की जा सकती है, इंक्रीजमेंट किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा एवं औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। तो यह प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण है। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा का विशेष महत्व क्यों है? सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा का विशेष महत्व क्यों है, प्रश्न है। तो आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में नागरिकों के बीच साझेपन की भावना जगाने तथा उनके बीच एकात्मकता बनाए रखने में तथा उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करने में सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। फिर अगला प्रश्न, किस महत्व ने समाज में सम्मान शिक्षा प्रणाली लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राष्ट्रवाद की भावना ने समाज के संपूर्ण वर्गों और समुदाय के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेनन नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने राष्ट्र को परिभाषित किया है, राष्ट्र शब्द को परिभाषित किया है। तो वो पूछा जा सकता है रेनन के अनुसार राष्ट्र को परिभाषित कीजिए, या रेनन की समझ के अनुसार एक राष्ट्र की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दे। उनके मतानुसार राष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है? रेनन के अनुसार अतीत के समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर काम करने और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी एवं व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। राष्ट्रों का होना एक अच्छी बात है, बल्कि ये एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी भी है। यही रेनन कहते हैं। तो इस रेनन की राष्ट्र की जो परिभाषा, इससे कई लोग असहमत भी हैं। वो असहमत क्यों हैं? तो इसका भी कारण है, रेनन की परिभाषा में भावना व विचारों को प्रधानता दी जाती है, लेकिन कई लोग इससे सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि राष्ट्रों का निर्माण विशेष समूहों द्वारा किया जाता है, जिनकी सम्मान भाषा, जातीयता, धर्म या कोई और निश्चित सांस्कृतिक पहचान हो। उनका कहना था कि राष्ट्र ऐसी समानता के आधार पर ही बन सकते हैं, लेकिन पिछले 100 साल के इतिहास में देखें तो हम पाते हैं कि कई राष्ट्रों की जब भाषा, जाति, धर्म सम्मान नहीं है, जैसे भारत, कनाडा आदि। आज विश्व के अधिकांश राष्ट्र ऐसे हैं जिनमें कोई एक भाषा या धर्म या नस्ल या जाति का वर्चस्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में टिकाऊ राष्ट्र राज्य हेतु उसमें कौन सी योजनाएं विशेषताएं होनी चाहिए? 19वीं सदी में टिकाऊ राष्ट्र राज्य हेतु कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो 19वीं सदी में एक मान्यता के अनुसार एक टिकाऊ राष्ट्र राज्य बनने के लिए एक बड़ी आबादी, विस्तृत भूभाग, सुगठित राज्य, विकसित अर्थव्यवस्था आदि होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त इसमें भावात्मक एकता और साझे उद्देश्य और सक्रिय नागरिक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक राष्ट्र राज्य है, इसके प्रतीक चिन्ह बताइए। भारत एक राष्ट्र राज्य है, इसके प्रतीक चिन्ह अशोक के काल में निर्मित सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जो कि शेर की आकृति का है। फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को उचित ढंग से निभाए। इसके लिए शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा तक भी पहुंच सभी वर्गों को समान रूप से मिले तथा शिक्षा बहुमुखी एवं उदार हो, जो विवेकशीलता, संवेदनशीलता, सामाजिक जिम्मेदारी और सृजनात्मकता को बढ़ावा देवे। फिर लोकतंत्र में शिक्षा क्या है? अच्छा प्रश्न है। लोकतंत्र में शिक्षा के आदर्शों का उल्लेख करना है। डीएलएड 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर देखिएगा, एक लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्तियों के चरित्र निर्माण में स्वतंत्रता, क्षमता, समानता, न्याय आदि मूल्यों का समावेश होना चाहिए। इस प्रकार के मूल्यों को व्यक्ति के व्यवहार में उतारना ही लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य होगा। ये सभी गुण लोकतंत्र की शिक्षा के द्वारा ही व्यवहार में उतारे जा सकते हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा का ये एक आदर्श यह भी है कि ऐसे नागरिकों को तैयार किया जाए जो सार्वजनिक जीवन में भागीदारी कर सके तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में रुचि ले और अपने मतों का विवेकशील तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके साथ ही लोकतंत्र की शिक्षा के द्वारा नागरिकों में अन्यायपूर्ण व्यवस्था, शोषण तथा आपराधिक व्यवहार के प्रति विरोध प्रकट करने की चेतना और क्षमता विकसित हो सके। लोकतांत्रिक शिक्षा में नागरिकों को इस योग्य बनाया जाना चाहिए कि वे सामाजिक और राजनीतिक मामलों पर तर्कपूर्ण तरीकों से सोचकर निर्णय ले सके। उसमें वस्तुपरक चिंतन कर सकने के लिए वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होना चाहिए। उसका दिमाग खुला हो और वे नए विचारों के प्रति संवेदनशील हो।
लोकतांत्रिक शिक्षा के द्वारा ही लोगों में जातिवाद, वंशवाद तथा विविध प्रकार के पूर्वाग्रहों से प्रेरित विचारों का खंडन करने की क्षमता विकसित होती है। उसमें नए विचारों को स्वीकार करते हुए सृजनशीलता और सामाजिक निर्माण की क्षमता विकसित होती है। तो दोस्तों ये था आज का आपका फर्स्ट यूनिट का वीडियो। ये पहला वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।